आज हम बर्नौली का प्रमेय क्या होता है ये जानेंगे, है ना। तो बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दिया है ना, जो कि तरल की चाल, ऊंचाई और दाब में संबंध, उसे बर्नौली के नाम पर ही बर्नौली प्रमेय कहा गया। और यह क्या है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। तो सबसे पहले ये प्रमेय क्या है ये जान लेते हैं। तो बर्नौली के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव अशांत और असंपीड्य द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। मतलब एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, ये तीनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं ना। तो इसको गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं, P दाब ऊर्जा, हाफ V स्क्वायर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, DG और H कांस्टेंट। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ क्या है, जहाँ P बराबर दाब, D बराबर घनत्व, V बराबर आयतन, V बराबर द्रव प्रवाह का वेग और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण और H पृथ्वी तल से द्रव की ऊंचाई। ठीक है। ये क्या है, A और ये B। ये क्या है, असमान परिच्छेद वाली एक नली है ना। मान लो पृथ्वी का तल ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये क्या है, H1। ठीक है। और इसके केंद्र से इसकी ऊंचाई H2। AB असमान परिच्छेद वाली एक नली है ना। मान लो A के सिरे पर द्रव का वेग क्या है, द्रव प्रवाह, यहाँ इसमें धारा रेखी प्रवाह में आदर्श द्रव बह रहा है ना। तो A के सिरे में द्रव का प्रवाह का वेग V1। ठीक है। और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है, A1। ठीक है। और यहाँ पर दाब क्या लग रहा है, P1। उसी तरह बाहर निकलने वाले द्रव का वेग V2 और B के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है, A2। ठीक है। और यहाँ पर लगने वाला दाब क्या है, P2। ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है।
बर्नौली के प्रमेय के अनुसार क्या है कि इस नली में कोई अशांत असंपीड्य द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है ना। तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु, चाहे यहाँ ले लो आप, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, मार्ग के किसी भी बिंदु पर उसके एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, तीनों क्या होता है, एक नियतांक होता है ना। तो ये बर्नौली का प्रमेय हमको सिद्ध करना है। तो इसे लिख लेते हैं हम प्रमाण। मान लो ए बी एक असमान परिच्छेद वाली नली है जिसमें कोई अशांत और असंपीड्य आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। मान लो सिरे ए से सिरे ए में प्रवेश करने वाले द्रव का वेग v1, दाब p1 और अनुप्रस्थ ए के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है तथा सिरे B से निकलने वाले द्रव का वेग v2, सिरे B से निकलने वाले द्रव का वेग v2 और दाब p2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है तथा A की पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 और B सिरे ऊंचाई h2 है। तो अब जो नली है इन दोनों के बीच क्या होगा, दाबांतर होगा, है ना, जिसके कारण जो नली है उसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है ना, इन दोनों सिरों के बीच दाबांतर के कारण। तो इस स्थिति पे क्या होगा, द्रव पर कार्य होगा, है ना। नली के सिरों के बीच दाबांतर होने के कारण नली में द्रव प्रवाहित हो रही है। इस स्थिति में द्रव पर कार्य किया जाता है, ठीक है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि
होती है। ठीक है, जो द्रव बह रहा है उसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना। तो द्रव पर किया गया कुल कार्य क्या होगा ये देख लेते हैं। द्रव पर किया गया कुल कार्य क्या हो? तो जो सिरा ए है उसमें प्रति सेकंड जो द्रव प्रवेश कर रहा है वो 1 सेकंड में क्या है, मान लो v1 दूरी तय करता है। ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का 1 सेकंड में v1 दूरी तय करता है। ठीक है, तो उस सिरे पर लगने वाला बल, अतः उस पर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब क्या है P1, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है A1। तो कुल बल क्या हो गया P1 A1। ठीक है, अब जो सिरा ए है ना, उसमें प्रति सेकंड जो द्रव का प्रवेश हो रहा है उस पर किया गया कार्य क्या होगा, अतः सिरे ए पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य क्या होगा, द्रव पर किया गया कार्य मान लो W1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, तो बल कितना है हमारा P1 A1 और विस्थापन कितना हुआ V1। ठीक है, अब इसी तरह सिरे B पर निकलने वाले द्रव का, इसी तरह सिरे B पर प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य क्या होगा, मान लो W2 और बल गुणित विस्थापन माने P2 A2 V2। ठीक है, जितना द्रव प्रवेश करता है उस वो क्या है P1 A1 V1 और जो बाहर निकलता है नली से वो P2 उस P2 A2 V2 कार्य किया जाता है ना। अतः किया गया कुल कार्य क्या होगा, मान लो W इक्वल टू W1 माइनस W2, तो ये क्या गया W इक्वल टू P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। परंतु सांतत्य समीकरण से क्या होता है, किंतु अविरतता के सिद्धांत
से A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते A1V1 और इसमें घनत्व भी हो तो D इक्वल टू A2V2D, ठीक। बल गुणित घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान m, ठीक। जहाँ m बराबर नली में बहने वाले द्रव का द्रव्यमान है। जो नली किसी भी परिच्छेद में है ना, नली के किसी भी परिच्छेद में, एकांक परिच्छेद में, जहाँ m नली के किसी भी परिच्छेद में बहने वाले द्रव का द्रव्यमान है ना। यहाँ कहीं भी जो भी द्रव्यमान है वो m है। V1 इक्वल टू A2V2 इक्वल टू m/d लिख सकते हैं ना इसे यहाँ से, ठीक। और ये मान को हम रख देंगे समीकरण ए में। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, W बराबर P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो A1 V1 की जगह और A2 V2 की जगह यहाँ से मान रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, W इक्वल टू P1 V1 की जगह A1 V1 की जगह MD, P2 MD, ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम P1 माइनस P2 M/D, W बराबर है ना, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है, सिरे ए पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा क्या है, मान लो K1 बराबर हाफ द्रव्यमान m है द्रव का, और वेग क्या है a सिरे पर V1, तो स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह B पर, इसी तरह सिरे B से प्रति सेकेंड निकलने वाली द्रव की गतिज ऊर्जा क्या होगी, K2 बराबर हाफ mv2 स्क्वायर। इसलिए द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर K2 माइनस K1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर, है ना। या इसको लिख सकते हैं 1/2 m कॉमन निकालिए, m1 m2 नहीं है, सॉरी,
द्रव्यमान तो एक ही है ना, इसलिए m1 m2 नहीं होगा। ठीक है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सिरे ए में प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाली द्रव की स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? U से, U1। ठीक, क्या आएगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 तथा सिरे B से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाली द्रव का निकलने वाली द्रव का स्थितिज ऊर्जा, सिरे B से निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये होगी U2 इक्वल टू द्रव्यमान m त्वरण h, U2 बराबर द्रव्यमान m पृथ्वी त्वरण g और ऊंचाई h2। ठीक है, मालूम है, बट h2 बड़ा है h1 से। ठीक है, इसलिए द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी? U2 माइनस U1, तो ये क्या आ जाएगा? mgh2 माइनस mgh1, या इसको लिख सकते हैं g भी बाहर आ जाएगा, h2 माइनस h1। ठीक है, U है ना, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होता है? जितनी ऊर्जा किसी भी चीज़ में होती है उतनी ही ऊर्जा किसी अन्य रूप में चेंज होती है ना, लेकिन नष्ट नहीं होती है ना। तो द्रव पर किया गया कुल कार्य, द्रव पर किया गया कुल कार्य बराबर द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि है ना, प्लस द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। और यही द्रव ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ना, कि सिर्फ रूप में चेंज होता है ना, नष्ट नहीं होता है ना ऊर्जा। तो इसमें रूप में चेंज हुआ है, तो किया गया कुल कार्य क्या है? ये समीकरण 1 से कुल कार्य निकाल ले लेते हैं। क्या है कुल कार्य? W
इक्वल टू द्रव की गतिज ऊर्जा K प्लस स्थितिज ऊर्जा U। ठीक है, तो ये क्या आ गया, P1 माइनस P2 और क्या है MD, M/D। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा क्या है, mg H2 माइनस H1। ठीक है, P1 माइनस P2 M/D इक्वल टू, यहाँ से क्या है, m को कॉमन ले लिए और ये अंदर बच गया हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस G H2 माइनस H1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये m कट गया, तो ये क्या आ गया, P1 माइनस P2 हाफ D V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस GD H2 माइनस H1। ठीक है, फिर क्या हो गया, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ DV2 स्क्वायर माइनस हाफ DV1 स्क्वायर प्लस GD H2 और माइनस GD H1। ठीक है, और P1 ये माइनस वाले को इधर ला ले है ना, तो ये क्या हो गया, हाफ DV1 स्क्वायर प्लस H1। ठीक है, इक्वल टू P2 प्लस हाफ DV2 स्क्वायर प्लस GD H2। ठीक है, माइनस माइनस वाले को एक साइड और प्लस प्लस वाले को एक साइड कर लिए। ठीक है, तो दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, P प्लस हाफ DV स्क्वायर प्लस GDH, इसको ऐसा कहा जा सकता है ना, बराबर कांस्टेंट। ठीक है, सही से दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। यही बर्नौली का प्रमेय है। ठीक, विशेष स्थिति विशेष स्थिति क्या होगी, यदि नली क्षैतिज है तो क्या हो जाएगा, हाइट जो है दोनों की सेम हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, इसलिए इक्वेशन 5 से क्या होगा, P1 प्लस हाफ DV1 स्क्वायर प्लस GDH
बराबर P2 हाफ dV स्क्वायर प्लस G dH, और है ना, और ये कट जाएंगे। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो के, तो ये क्या आ जाएगा P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7, P प्लस हाफ dV1 dV स्क्वायर P प्लस हाफ dV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, माइनस कांस्टेंट। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन 6 से क्या होगा? इक्वेशन 6 से यहाँ से क्या है, P प्लस DGH इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक ऋण हाफ dV स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, और समीकरण 8 से क्या है, 8 से हमारा P इक्वल टू नियतांक ऋण हाफ dV स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 10। तो समीकरण 9 और समीकरण 10 से V का मान कम होने पर P का मान अधिक होगा, और V का मान अधिक होने पर P का मान कम होगा। मतलब जिस बिंदु पर द्रव के प्रवाह का दाब अधिक होता है वहाँ पर वेग कम होगा, दाब अधिक होने पर, है ना, और जिस बिंदु पर दाब कम होगा वहाँ पर वेग अधिक होगा। ठीक है, तो यही बर्नौली का प्रमेय है ना। अब बर्नौली प्रमेय की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि बर्नौली प्रमेय की व्युत्पत्ति के समय कल्पना की गई कि नली के किसी भी परिच्छेद पर द्रव के प्रवाह का वेग एक समान रहता है, किंतु वास्तव में नली के अक्ष पर द्रव का प्रवाह का वेग अधिकतम होता है और नली के दीवार के संपर्क में वेग न्यूनतम होता है। यहाँ क्या बोला गया कि जो प्रवाह का वेग है एक समान है ना, जबकि नली के अक्ष पर द्रव का प्रवाह का वेग अधिकतम होता है ना, और जो दीवार होता है उसके संपर्क में वेग क्या होता है, कम होता है ना। और जो इसके आंतरिक परत में जब द्रव बहता है तो उसके आंतरिक परत में आपेक्षिक वेग के कारण एक बल कार्य करने लगता है ना।
जबकि इसमें श्यान बल को अनुपस्थित मान लिया गया है ना, उसके विपरीत दिशा में। बर्नौली में आदर्श द्रव के लिए सत्य है, किंतु ऐसा कोई द्रव आदर्श द्रव ही नहीं है जिसे आदर्श कहा जा सके। ठीक है, अब जब द्रव बहता है तो उसके ऊर्जा में कोई क्षति नहीं होता बोल रहे हैं, जबकि गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है ना। और द्रव यदि वृत्ताकार पथ में बह रहा है तो अभिकेंद्री बल के कारण ऊर्जा पर भी विचार किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। ये क्या है, बर्नौली प्रमेय की सीमाएं हैं।